देश का बजट आने में महज एक दिन शेष है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और आम आदमी की आकांक्षाओं और संभावनाओं को जमीन पर उतारेंगी। देखना ये होगा कि इस बार सरकार की तिजोरी से क्या नया निकलकर सामने आता है, जो जनता के लिए नई योजना के तौर पर होगा। हमारे साथ बजट के मुद्दों पर और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीपी सिंह हैं, जो पीजीपीएम के डायरेक्टर हैं। अहम बात यह है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल एनर्जी बिजनेस के विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। धन्यवाद। मेरा सबसे अहम सवाल यह है कि आपका क्या मानना है कि कैसा बजट आना चाहिए? अगर हम विश्व की स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है हर तरफ, और जो थोड़ा स्थिरता जो इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है वो भारत है। जी। अभी हाल ही में ईयू के जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के काउंसिल के प्रेसिडेंट जो अभी आए थे, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि जिसके साथ भारत जुड़ रहा है और जिस हिसाब से भारत जुड़ रहा है, स्थिरता की उम्मीद वहीं से की जा सकती, और यह बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी विश्व की बनने वाले हैं, और एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि तीसरी इकोनॉमी विश्व की, दूसरी तरफ अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो वो हमारा बहुत कम है। बिल्कुल। और ये बढ़ेगा तब जब लोगों को खर्च करने का मौका मिले। वैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है वो 61.5% पहुंच गया है। बड़ी अच्छी बात जी। लेकिन इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, इसको 70% तक लेकर जाना है। उसके लिए लोगों के हाथ में पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल। और पैसा तब आएगा, एक तो जो अभी नौकरियां हैं उसमें जो तनख्वाह मिल रही है उसमें से ज्यादा पोर्शन उनको खर्च करने को मिले, इसका मतलब टैक्स थोड़ा कम हो, टैक्स रिबेट हो। बिल्कुल। दूसरा ये कि नई नौकरियां निकली जिसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। जी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 30% का है, प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन जो पिछले 10-12 साल से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए, जी। वो बहुत अच्छे से आया नहीं। Q2 के रिजल्ट में जरूर आया है कि थोड़ा बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अब ये बढ़ेगा। जी। तो जो आने वाला बजट है उसका फोकस सबसे ज्यादा तो इस चीज पर होना चाहिए कि खर्च करने की क्षमता आम आदमी की बढ़े और रोजगार बनने की ज्यादा जुगट लगे। जी। सर, क्या यही वजह थी कि जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया गया, उसके पीछे यही वजह थी कि लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे ताकि वो बाजार में तरलता ला सकें, लिक्विडिटी हो बाजार में, और जो भारत में खरीद है, मांग है, वो बरकरार रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। इस सरकार की बहुत सालों से यही नियति रही है कि टैक्स नेट जो है धीरे धीरे थोड़ा दर करके बढ़ाया जाए, और जी। इस बार हम देख रहे हैं कि कहां से करीब 6 करोड़ आईटीआर से हम करीब 9 करोड़ आईटीआर के करीब बढ़ रहे हैं। सो ये अच्छा है, और जीएसटी कट भी डेलिबरेटली किया गया जिससे आम आदमी के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा पैसा आए। जी। और उसका हमने देखा है रिजल्ट जो शुरू में है, कई बार ऐसा लग रहा था कि हो सकता है टैक्स रेवेन्यू सरकार का थोड़ा कम हो जाए, जी। लेकिन टैक्स रेवेन्यू सरकार का कम नहीं हुआ क्योंकि खर्च लोगों ने किया। जी, मांग बढ़ गई। हाँ, वो जो कई बार ऐसा होता है कि टैक्स जब घटता है और आम आदमी को लगता है कि ये परमानेंट टैक्स घटा नहीं है, तो वो जो सेविंग होती है उसको बचा लेता है, खर्चा नहीं करता। लेकिन बड़ी सुखद ये न्यूज है
कि हमारे देश के लोगों को लगा कि ये जो जीएसटी में कटौती हुई है, इट इज नॉट टेम्पररी, ये परमानेंसी की तरफ है, और इसलिए जो भी उनको फायदा मिला वो उन्होंने खर्चे में तब्दील किया, इसीलिए सरकार का रेवेन्यू भी गिरा नहीं। यानी आपका मानना है कि बजट में भी सरकार बाजार में लिक्विडिटी को कायम रखने के लिए कुछ नई घोषणाएं कर सकती हैं जो आम आदमी के लिए फायदेमंद होंगी। ये मैं पूर्णतः इसको मानता हूं कि लिक्विडिटी भी बढ़ाई जाएगी जी और टैक्स दर कम किए जाएंगे। कितने कम किए जाएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जरूर ये मिले। सर, अब मेरा अगला सवाल, इकोनॉमिक सर्वे से पहले जो प्रधानमंत्री की ओर से भाषण दिया गया था, उस भाषण में सुधार एक्सप्रेस का जिक्र किया गया। चूंकि हम पिछले विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि ढांचागत सुधार को लेकर, कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर के कई अहम सरकार ने कदम उठाए, और अब भी प्रधानमंत्री की ओर से सुधार एक्सप्रेस को जारी रखने की बात कही गई। ये सीधे तौर पर संकेत है कि बजट में सुधारवादी नीति को अपनाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस भाषण को, और बजट में किस तरह से ये प्रतिबिंबित होगा? सुधार एक्सप्रेस बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया गया है जी। रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत थी और रिफॉर्म्स हुए हैं। कुछ रिफॉर्म्स जो करने की कोशिश की गई वो पूरे नहीं भी हो पाए, लेकिन एक ये योजनाबद्ध तरीके से सुधार एक्सप्रेस चलती रही है। अभी कुछ दिन पहले लेबर कोड्स चेंज किए गए जी। हम चाहते हैं कि लेबर का जो जिस तरीके से लेबर एम्प्लॉय हो रहा है और उसकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो सुधार के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ये लेबर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी तब तक हमारे कृषि विभाग से, कृषि में जो लोग लगे हों, जो लोग एम्प्लॉयड हैं जी, वो लोग आएंगे नहीं जल्दी बाहर। और साल दर साल हमने देखा है कि फार्म जो लैंड है उसका साइज कम होता जा रहा है। बिल्कुल। लोग डिपेंडेंट है वो बढ़ रहे हैं, उसके कारण प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आ पा रही। आप देखो कृषि की ग्रोथ जो है वो 4% अगर हो जाती है तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं उसके ऊपर जी, ठीक है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में 8% हो तो हम खुश नहीं होते। तो ये कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि लेबर कोड्स जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जी, वर्किंग लेबर की इम्प्रूव हो जी, तो इसके ऊपर और काम इसमें जरूर देखा जाए। दूसरा जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट सुधार जो जरूरी थे जो नहीं कर पाई है सरकार पहले, तो 2015 में इन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल निकाला जी, जिसके बाद बहुत परेशानियां हुई, अवार्ड वापसी और जाने क्या क्या चीजें हुई और वो बिल वापस लेना पड़ा। और 2019 में हमारा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट दी 3 लॉज। बिल्कुल। तो ये जो दो चीजें हैं अगर ये भी किसी तरह से आए अब तो निश्चय ही हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा मिले। सर, अब मैं आता हूं डिफेंस सेक्टर पर। चूंकि पिछली जो घटनाएं हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उससे हम सब वाकिफ ही हैं कि हमारा पड़ोसी देश एक कैसा है, और उससे बचाव के लिए, रक्षा के लिए और साथ ही युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए क्या सरकार इस बार रक्षा बजट में, जो अभी तक का रेशियो देखा गया है कि 10 to 12% रहता है, तो क्या ये रेशियो बढ़कर के 20% हो जाएगा? चूंकि ये मांग खास तौर पर की गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी। 20% तो कह पाना बहुत मुश्किल है जी। हम ज्यादातर प्रतिशत में बात करते हैं जी। तो अगर प्रतिशत में बात किया तो सबका कुल मिला के 100% होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम डिफेंस में 20% कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमको कम करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एब्सोल्यूट में तो बहुत बढ़ेगा जरूर, वो तो है, लेकिन प्रतिशत में 20% ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मांग है। और उससे अलावा भी
मेरे ख्याल से बहुत कुछ हमें मदद दूसरे देशों के सहयोग से लेनी पड़े। एक संगठन बना रहे जिससे हमें जो डिफेंस के जो खर्चे से हम थोड़ा-सा बचें। इस समय सबसे ज़रूरी है कि अब हमारा ईयू के साथ ट्रेड डील हुई। जी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमें ये देखना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी वो बढ़े। हमको ये देखना है कि जो हमारे कृषि के सामान हैं, वो उनका उत्पादन जो है वो ज़्यादा अच्छे से बने। जी जी लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल तो जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही हैं, जिसकी हम आज खुशी मना रहे हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ तब मिलेगा अगर हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्टिविटी इन सब चीज़ों की बढ़ेगी। जी जी तो मुझे लगता है कि स्किलिंग, एजुकेशन और नॉन फॉर्मल जो बिजनेस है उसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। और बहुत सारा जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें हम इन्वायरमेंटल ट्रैकिंग नहीं करते, जी जी लेकिन जैसे जैसे हम ईयू और कुछ और देशों ये कॉन्टिनेंट से ट्रेड में जाएंगे तो वी विल हैव टू डू दैट। तो डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्चा शायद ना कर पाए क्योंकि बाकी सारे जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल सिंह साहब, मैं अब आता हूं जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पर। चूंकि आप देख रहे हैं कि रुपी किस कदर जो है अपनी गरिमा को बचाने में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक जो स्थिति है वो लगातार गिर ही रहा है और डॉलर लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर ट्रंप का जो रवैया है भारत के प्रति, उसको लेकर के भी चूंकि टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, इसका कितना प्रभाव रहेगा और इससे निपटने के लिए सरकार बजट में क्या कदम उठा सकती है ताकि रुपए की गिरावट पर भी लगाम लगे और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं खास तौर पर टैरिफ को लेकर के, उनसे भी हमारा एक तरह से हम निपट सकें। सबसे पहले तो ये कि रुपए के गिरना और गरिमा का कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। देश की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स चाइना और यूएसए की लड़ाई सिर्फ इस बात पे है कि यूएस कहता है कि चाइना अपना युआन गिरा रहा है जिससे उनका सामान सस्ता। जी। अगर उसको शिकायत है तो इसका मतलब वो चाहता है कि डॉलर गिरे, युआन ऊपर जाए। तो अगर ये दो सबसे बड़ी ताकतें इस चीज पे लड़ रही हैं कि उनकी करेंसी नीचे गिरे, तो हम क्यों शर्मिंदा हो हमारी करेंसी नीचे गिरने। जी जी सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे यहाँ नीचे करेंसी वीक होने पे तेल के खपत और तेल का आयात के ऊपर था। जी जी लेकिन अब आप देख रहे हैं डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स जी ऑयल प्राइसेस बढ़े नहीं है। बिल्कुल। ऑयल प्राइसेस कम है तो हमारा इन्फ्लेशन जो बढ़ता था उसके कारण रुपया गिरने से वो इन्फ्लेशनरी नहीं है। लेकिन हाई टैरिफ का एक नेचुरल हेज बनेगा सस्ता रुपया। अच्छा। हमने ये बहुत बड़ी गलती की है अपने पास्ट में, रुपए को बहुत स्ट्रांग रखा जिससे हमारे एक्सपोर्टर को मौका ही नहीं मिला एक्सपोर्ट करने। जी जी क्योंकि रुपया इतना महंगा पड़ता था, सामान बहुत बढ़िया नहीं होता क्योंकि हमारी उत्पादन क्षमता थी ही नहीं। जी जी टेक्नोलॉजी पुअर थी और रुपया भी हमने स्ट्रांग किया, एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं पाए। जी इसीलिए हम बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाते रहे, हर 4-5 साल बाद रुपया गिराते रहे। जी। लेकिन अब ये जब नेचुरली गिर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आरबीआई को रोकना होता तो आरबीआई खर्च करके रोकता है इसे। जी जी लेकिन फिर भी आप देखो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर भी बहुत हाई, ऑल टाइम हाई। तो इसका मतलब आरबीआई आश्वस्त है नीचे गिरने से। आम आदमी को इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। सर, अब मैं आऊंगा खास तौर पर
इस मुद्दे पर कि जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईआई हैं खास तौर पर, पिछले 1 साल में देखा गया है कि उन्होंने भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर अपना निवेश हटाया है। इस स्थिति से निपटने के लिए और विदेशी निवेशकों को भारत में आने के लिए किस तरह के कदम बजट में उठाए जा सकते हैं और सरकार उठा सकती है? क्या आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, जो निवेशक है वो तो ये ढूंढता है कि कहीं पे वीक मार्केट है तो वहां जाऊं, और वो जब ऊपर चढ़ेगी तो मेरा फायदा हो। बहुत सारे लोग हैं जब शेयर प्राइस गिर जाती है तब वहां पर जाके खरीदते हैं, ये सोच के कि कुछ दिन बाद ये चढ़े। 1.5-2 साल बाद चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग और खर्चा करें, इसलिए सरकार और पैसा लगाएगी। ये क्या दर्शाता है कि उनकी इकोनॉमी वीक है। जैसे ही उन्होंने टैक्स रिबेट किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई, इंटरेस्ट रेट कम किए, निवेशक इंडिया से निकल के वहां चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निवेशक जो है वो वीक जगह जा रहा है। इसी तरह कोविड के बाद यूएस ने इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाया। बिल्कुल। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। ये यूएस की वीकनेस थी। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इन्वेस्टर सारी दुनिया से निकल के यूएस की तरफ भागा। सो इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर रिटर्न्स। तो वो ये नहीं देख रहा कि जरूरी नहीं है कि वो बड़ी अच्छी इकोनॉमी है तो वहीं जाएंगे। जी जी। दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी सुदृढ़ होती जा रही है तो हमारे यहाँ का प्रोड्यूसर जो है वो भी सोचता है मैं कहीं और भी फैक्ट्री लगाऊं। जी जी। तो ये आउटवर्ड एफडीआई हुआ। ये वैसे तो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बाहर भी जाके अगर लगाता है फैक्ट्री तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही स्थितियां आ रही हैं। गौरव की बात है। तो लेकिन इससे रुपए के ऊपर भी फर्क पड़ता है, और लोग कई बार ये भी सोचते हैं निवेश बाहर जा रहा है। तो ये निवेश वाली जो चीज है, ये इसमें इतना ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि अभी तो जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा कि चाइना में घुस जाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद चाइना जब ग्रो करेगा तब हमारा फायदा। जी। अनफॉर्चुनेटली चाइना ग्रो नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो कब तक वो उसमें लगे रहेंगे? उनको बाहर आना पड़ेगा। तो सूनर और लेटर ये पैसा बहुत सारा इंडिया में आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा। ढांचागत सुविधाओं को लेकर के सरकार ने पिछले कई बजट में बड़े पैमाने पर जो आवंटन था वो किया, और ढांचागत विकास भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इस बजट में रेल, ट्रांसपोर्ट, सड़क, इन सब पहलुओं पर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या पहले की तुलना में ज़्यादा खर्च किया जाएगा, और या फिर जो अभी तक मौजूदा स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम की जाएगी ताकि खर्च रक्षा क्षेत्र के बजट या अन्य क्षेत्रों में किया जा सके? दूसरा एक और इशू है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तकनीक के क्षेत्र को, खासतौर पर एआई को लेकर के भारत के जो सरकार है वो बहुत आशान्वित है। चूँकि दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा, एक तरह से दावा किया कि वो दुनिया में भारत जो है तकनीक के मामले में नंबर 1 की स्थिति में है, और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी दिशा में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो क्या ये देखने को मिलेगा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तकनीक के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बजट में आवंटन करे? 10 से 12% एलोकेशन कैपेक्स की तरफ जाता रहा है पिछले कई सालों में। जी। और कई बार लोगों को लगता है कि कुछ दिन बाद अब सरकार को थोड़ा सा कम करना चाहिए अब, क्योंकि सरकार ने बहुत सपोर्ट दी। जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े देश के लिए अभी और भी बहुत ज्यादा कैपेक्स बनाना बहुत जरूरी है। और शुरू में मैंने बोला था कि 61.5% प्राइवेट कंजम्पशन हो गया, 30% हमारा ये इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका मतलब करीब 8.5% के आसपास
सरकार का खर्चा आ रहा है पूरे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन। जी जी ये करीब 11% था, 12% था। ये कोविड के दौरान 16% के आसपास हो गया। बिल्कुल। तो खर्चा बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत के टर्म्स में मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक ही है। तो अभी और ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार को ये खर्चा करते रहना पड़ेगा। अच्छा। लॉजिस्टिक्स में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे इसको इम्प्रूव करने का। जी जी तो रक्षा, सड़कें, वाटरवेज, एयरवेज, इन सब पे खर्चा होना बहुत जरूरी है। और जी मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये 10 से 12% का जो हम लेकर चलते रहे हैं ये चले। जी जी दूसरी बात ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ देश शुरू में पायनियरिंग वर्क करते हैं। जी जी एनवीडिया ने किया, जी मेटा कर रहा है, यूएस ने $500 बिलियन का एक अपना फंड बनाया और उन्होंने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न मिला नहीं, जी के कारण उन स्टॉक्स में कमी भी आई। जी जी तो उस समय भी लोग कह रहे थे कि भारत को कुछ करना चाहिए, भारत को कुछ करना चाहिए, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है जी कि सरकार कुछ करे, प्राइवेट सेक्टर अपना थोड़ा थोड़ा साथ में करता रहे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दूसरों को स्टडी करके हम एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते रहे। हैं। बिल्कुल। तो दूसरों, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वी कीप ऑन री इन्वेंटिंग द व्हील। एक बार किसी ने व्हील बना दिया तो उसके ऊपर आप ढांचा लगाओ, कार बनाओ, ट्रक बनाओ, कुछ भी करो। जी तो वो मिनिस्टर अश्विनी जी वो इसी चीज के ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि वी विल डेफिनेटली डू समथिंग एंड वेरी गुड। जी। और सर जो तकनीक का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि आपकी राय ये है कि सरकार अभी इसमें इन्वेस्ट करेगी, इसमें एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाएगी और निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए कोशिशें तेज रखेगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2047 तक अगर हमको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है जी तो एक लीनियर ग्रोथ में तो हम नहीं कर सकते। उस हिसाब से तो लोग बोलते हैं 13.5% की जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। जी ये इस तरह इतना तो हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं कि हम कर पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जी जिससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, वो उसी हिसाब से आए। सर एक मैं अंतिम सवाल पहले कह चुका हूं, चूंकि इसलिए इस बार फिर से कह रहा हूं कि ये अंतिम सवाल है और इसमें मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो गोल्ड और सिल्वर का रेट है जो लगातार बड़ी तेजी से उछाल में जा रहा है, दुनिया भर में उसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत को इस दिशा में क्या कदम उठाने की जरूरत है और सरकार क्या कदम इसको लेकर के बजट में उठा सकती है? जो सोने की चांदी की कीमत बढ़ रही है उसमें भारत का भी हाथ है। जी जी हम सब देख रहे हैं कि यूएस की दादागिरी कोई सहना नहीं चाह रहा, जी लेकिन सबने अपना जो भी फॉरेन एक्सचेंज बनाया उसमें बहुत सारा हिस्सा उन्होंने डॉलर में निवेश किया। जी जी अब जब वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते तो उनको डॉलर से हटना है। जी जी इंडिया को भी डॉलर से हटना है। जी तो जी अगर हम हटते हैं तो हमारा रिजर्व बैंक है वो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या करेंसी जी उसको चेंज करेंगे सोने में। जी जी तो डिमांड तो हमने भी बहुत बढ़ाई है, चाइना ने बहुत बढ़ाई है, जापान ने बहुत बढ़ाई। अच्छा तो जब तक एक नया फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा सा उभर कर नहीं आता तब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी और सोने चांदी की कीमत बढ़ती रहेगी। चांदी की कीमत इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बैटरी पे डिपेंड है, सोलर पावर, विंड पावर चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इनकी प्राइसेस तो बढ़ेंगी ही अभी कुछ दिन, जब तक ये अनिश्चितता का माहौल है तब तक ये कीमतें बढ़ेंगी। ये सरकार, भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लोग जो मर्जी त्राही त्राही करते रहे लेकिन भारत सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीपी सिंह। और हमने आपसे जाना कि किस तरीके से सरकार आगामी बजट में लोगों के लिए कुछ कदम उठा सकती है
और क्या लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं और क्या ज़रूरतें हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और TV9 भारतवर्ष आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहेगा कि आपने अपनी जो सुझाव थे और जो जानकारी थी वो हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आप सभी का।